हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 में हमें कौन सी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए और कौन सी स्किल्स पॉपुलर रहने वाले 2026 में। उन्हीं मतलब इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 2026 में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन का आंसर एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो फ्रेशर है और एक्सपीरियंस है दोनों के लिए बताऊंगा मैं, तो दोनों के लिए वीडियो वैल्यूएबल होगी। और इसमें सिर्फ मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम बता दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं होगा। उसमें जब मैं बात करूंगा तो बहुत सारे मिथ्स होंगे, जो बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो भी मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स की। जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स मेरे से पूछते हैं कि सर अगर आप शुरू करते तो आप क्या करते, या फिर हमें किससे स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करनी चाहिए 2026 में। और बहुत सारे उनके जो और भी डाउट्स है वो भी उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम सीनियर मतलब एक्सपीरियंस लोगों की बात करेंगे। तो फ्रेशर अगर आप होने देखो, तो फ्रेशर में जो आपका सिलेबस है, जो भी आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज है, C++ है, आप उतना करो। ठीक है, वो तो आपको करनी पड़ेगी बिकॉज वो आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो DSA वगैरह करने लग जाते हैं स्टार्टिंग से ही। DSA आपको नहीं करना है। DSA क्लियरली बोल रहा हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर में DSA की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। जहां तक मेरा मानना है DSA एक क्राइटेरिया उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि DSA था ना, अभी तक हम बात करते थे कि DSA में लॉजिक बिल्डिंग इनहेंस होती है DSA से, ये सब मिथ्स होते थे जो कि नहीं होती है मेरे हिसाब से भी। तो और वो DSA का इंटरव्यू के बाहर कभी कोई काम भी नहीं आता है, सच बताऊं तो। ठीक है, DSA प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं यूज होता। आप अपने किसी भी क्रिएटर को, किसी भी जो इवन जो DSA सिखा भी रहे हैं, उनसे पूछ लो कि आपने DSA के कितने एल्गोरिदम यूज किया है, तो उन्होंने भी रेयर ही यूज किया होगा, कोई नहीं करते यूज। क्योंकि मोस्टली लाइब्रेरीज या उसके अराउंड कुछ कुछ रैपर्स बने होते हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में DSA का उतना यूज नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू में भी जो यूज होता है ना, वो भी अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ AI वो भी यूज केस ना कम होते जा रहे हैं वो वाले। क्योंकि अगर आप DSA में एक आपने, ठीक है, आपने एक कोई भी आपने एल्गो लिख दिया है, ठीक है, या फिर आपने कोई कोड लिख दिया है किसी चीज को करने के लिए, तो AI उससे ज्यादा उसी को इम्प्रूव कर देगा। आप AI को दो कि इसको इम्प्रूव कर दो, तो AI उसका इम्प्रूव वर्जन लिख देगा। ठीक है, तो ऐसा एज ए ह्यूमन हम ये नहीं कर सकते कि हम बेस्ट कोड लिख दें। आप जितना भी इम्प्रूव करोगे कोड को, वो उससे बेटर AI लिख देगा। कोई भी आप कोड उठाओ, लीड कोड का भी उठा लो, इवन कोई जो आंसर किसी ने कर रखा हो, एक्सेप्टेड आंसर हो, उसको उठा के डाल के दे दो, AI को दे दो कि भाई इसको इम्प्रूव कर दे, तो वो उसमें भी इम्प्रूव करके दे देगा। तो जहां पे एफिशिएंसी की बात है, ऑप्टिमाइजेशन की बात है, तो AI को हम बीट नहीं कर सकते। हम फ्यूचर में उन्हीं के थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है, इवन जो हम आजकल जो प्रैक्टिस जो चल रही है वो भी यही चल रही है कि पहले आपने कोड लिख लिया, अपना लॉजिक कुछ लिख दिया पूरा। ठीक है, उस कोड को उठाओ और पूरे फंक्शन को दे दो AI को कि भाई देखिए ये मेरा फंक्शन है, ये लॉजिक मैंने लिख लिया है, इसको इम्प्रूव कर दे। ठीक है, तो वो आपको उसको इम्प्रूव करके और बेटर सिचुएशन मतलब और बेटर डेटा स्ट्रक्चर या कुछ ऐड करके उसमें दे देता है आपको करके। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनती जा रही है धीरे धीरे। सब लोग अपना या तो कोड खुद ही AI से करवा रहे हैं, या फिर अब उस कोड को उठा के दे देते हैं और AI उसको ऑप्टिमाइज करके दे देता है। तो जो DSA का जो एक वो था, इंप्रेशन था कि कोड ऑप्टिमाइज करने काम आता है, तो आप एज ए ह्यूमन AI को बीट नहीं कर सकते कोड ऑप्टिमाइजेशन में। तो फ्यूचर में उतना ज्यादा क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है, धीरे धीरे इसकी DSA की वैल्यू कम होने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर से नीचे हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में अगर हो, तो आपको DSA नहीं करना चाहिए। DSA मत करो अभी। जब सिक्स सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में हो, तो 1.5 साल जो होगा आपके पास, वो DSA करने के लिए इनफ है। अब आज की मार्केट में DSA पूछा जा रहा है, तो उसके लिए 1.5 साल बहुत है। अगर आप सिक्स सेमेस्टर में हो या सेवन्थ में हो या एट्थ में हो, तो ये आपको DSA करना है, उससे पहले आपको DSA नहीं करना है। ठीक है, मेरा ये टेक है। हो सकता है कुछ किसी और का अलग टेक हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि अभी DSA पे टाइम वेस्ट मत करो। अब फ्रेशर करना क्या है कि पहले तो अपनी C और C++ या जो भी लैंग्वेज हो वो तो अपने एग्जाम के हिसाब से करो। ठीक है, सेकंड चीज आती है कि हमें लैंग्वेज कौन सी चूज करनी चाहिए, फ्रेशर्स के मन में आता है। तो देखो, 2 लैंग्वेज जो चल रही है फिलहाल अभी, लास्ट ईयर ही एक रिपोर्ट आई थी और उसने क्या था, जावास्क्रिप्ट कई साल से ना लीड कर रही थी। जावास्क्रिप्ट पिछले 5-6 साल से ना टॉप लैंग्वेज चल रही थी, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन लास्ट ईयर से पाइथन ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो पाइथन इज नाउ द टॉप मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पाइथन है, सेकंड नंबर जावास्क्रिप्ट है। तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट है ना, वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे इसीलिए है क्योंकि वो किसी रीजन से है। ठीक है, ऐसे नहीं
किसी को फालतू में नंबर 1 और 2 बन जाता, क्योंकि इनकी यूजेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम में। जो जावास्क्रिप्ट है वो तो था ही कि फ्रंट एंड भी कर लो बैक एंड भी कर लो जावास्क्रिप्ट में ही, लेकिन जो पाइथन आया ना, पाइथन में क्या है कि बैक एंड भी कर लो आप और साथ में आप एआई से रिलेटेड चीज़ें भी कर लो, ठीक है। तो फ्यूचर में जो एआई एमएल है जो भी है कुछ भी, तो उसमें पाइथन का बहुत तगड़ा यूज होने वाला है और हो भी रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि पाइथन का जो स्ट्रक्चर है ना, जो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन प्रोवाइड करता है ना, वो डेटा से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फिजिबल है उसके लिए। और जितनी भी रिसर्च हो रही है, जो भी कुछ जितनी लाइब्रेरीज है ना सारी, वो मोस्टली पहली जो चीज़ आती है ना रिसर्च, वो पाइथन में आती है। तो पाइथन मतलब लीड कर रही है फिलहाल और आगे भी लीड करने वाली है पाइथन, क्योंकि पाइथन बहुत ही ईजी टू लर्न लैंग्वेज है और एक बेस्ट लैंग्वेज लगती है, बहुत सही लैंग्वेज है। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो पहली लैंग्वेज आप जावास्क्रिप्ट करो, जैसे जावास्क्रिप्ट करते हैं बच्चे, फ्रंट एंड सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट करो या फिर आप पाइथन करो, दोनों में से एक कोई भी पिक कर लो जो अगर आप सीखना चाह रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट करके आप फ्रंट एंड करो और पाइथन से आप बैक एंड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है। और उसके बाद अब जब आगे आगे आप जब धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपको एआई से रिलेटेड चीज़ें धीरे धीरे अब तो सिलेबस में भी ऐड हो रही है, मशीन लर्निंग ऐड हो रहा है और जेन एआई भी ऐड हो रहा होगा आई थिंक। तो धीरे धीरे अपने आप ही सिलेबस में ही आ जाएंगे सब चीज़ें आपके। तो अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो आप अपना पाइथन सीखो पहले, और या फिर जावास्क्रिप्ट सीखो, दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि एक सीखोगे तो आप दूसरे में हेल्प मिलेगी या कुछ इस तरह होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जो आपको लगे आप दोनों में से कोई भी एक पिक कर लो, और आपको धीरे धीरे करनी दोनों ही है, पहले आप जावास्क्रिप्ट कर लो या पहले पाइथन कर लो, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद पहले अपने पाइथन या जावास्क्रिप्ट कर लिए, फिर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है। फ्रंट एंड में मतलब जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट में तो फ्रंट एंड होगा ही आपका। उसके बाद आपको बैक एंड करना है। बैक एंड या तो आप नोड में कर लो, अगर आपको पाइथन अभी नहीं सीखनी है, सिर्फ आप बैक एंड सीखना चाह रहे हो तो आप नोड में, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट दोबारा मतलब एक ही लैंग्वेज से आपका काम चल जाएगा फ्रंट एंड बैक एंड में। लेकिन अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि पाइथन भी सीख लो, बैक एंड आप पाइथन में करो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है उसके बाद जब आप स्टार्टिंग में 1-2 साल में आप चीज़ें सीख लोगे, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको एआई से रिलेटेड चीज़ सीखनी है, ठीक है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि यार मैं बच्चों को लगता है कि मैं पता नहीं क्यों एआई के बारे में बोल रहा हूँ, ये सब मैं सिंपली बोल रहा हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ। पहले आप डेवलपमेंट सीख लो, उसके बाद आप एआई में जाओ, ठीक है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि तुम डायरेक्टली सीधा एआई में जंप करो। इवन जो मेरा कोर्स भी है, मैं किसी को नहीं बोलता कि तुम भाई डायरेक्टली मेरा कोर्स ले लो, ठीक है। हालांकि वो कोर्स इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका कोई वेब डेवलपमेंट या उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो एक टोटली इंडिपेंडेंट कोर्स है मेरा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सबको डेवलपमेंट आनी चाहिए, क्योंकि जो हम ये एप्लीकेशन वगैरह यूज करेंगे, ये हम डेवलपमेंट मतलब जो एआई एप्लीकेशन है ना, ये भी एक हमारी वेब एप्लीकेशन वगैरह के अंदर ही यूज होंगी बेसिकली। तो आपको उस चीज़ों का आइडिया तो होना चाहिए, एज एन इंजीनियर आपको पूरा पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, किस तरह वो बनता है। उसके बाद आप एआई पे जाओ, ठीक है। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डेवलपमेंट सीखो, उसके बाद एआई पे जाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो फ्रेशर्स का आई थिंक ये एक क्लियर कट मिल गया कि आपको पहले पाइथन करनी है या जावास्क्रिप्ट करनी है, और उसके बाद आपको डेवलपमेंट सीखना है पहले ठीक सा, उसके बाद आपको एआई से रिलेटेड चीज़ें करनी है। अब एआई में आपको क्या करना है वो मैं एक डिटेल वीडियो एआई की बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि एआई में क्या करना है, नहीं तो फिर ये एआई की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि एआई ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें बताएंगे तो फिर ये पूरी एआई से रिलेटेड ही वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अभी के लिए आप ये मान लो पहले आपको डेवलपमेंट करनी है, फिर आपको एआई करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया फ्रेशर्स को। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस लोगों की। एक्सपीरियंस में भी वो लोग हैं कि मान लो आपने एक्सपीरियंस 2-3 तरह के लोग हैं कि मान लो आपने पास आउट कर लिया है, आपको अभी 1 साल हुआ है समथिंग, कुछ आपने जॉब स्टार्ट किया है या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो या अभी आप जॉब हंटिंग ही कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरह के जो लोग हैं ना, उन्होंने ऑब्वियसली डेवलपमेंट कर लिया है उन्होंने, इसका मतलब एक लेवल का, ठीक है। उन्होंने फ्रंट एंड तो सबने कर ही लिया है एटलीस्ट जो इस लेवल पे है। तो अगर आपने फ्रंट एंड कर लिया है तो आपको बैक एंड करना है, ठीक है। सबसे पहले बैक एंड करके आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, पर आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बैक एंड की भी, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ ही गिने चुने कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको इजीली आ जाएगा आपको, ठीक है। बैक एंड कर लिया आपने, बैक एंड करने के बाद आपको जाना है, 2 चीज़ें और करनी पड़ेंगी आपको बैक एंड के बाद। थोड़ा बहुत एक हल्का फुल्का आपको डेवऑप्स भी करना है। डेवऑप्स मतलब कि थोड़ा AWS का आइडिया या GCP का आइडिया, या थोड़ा बहुत जिस तरह की मतलब ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा थोड़ा क्लाउड से रिलेटेड चीज़ आपको वो भी करनी है, ठीक है। जो जिन्होंने फ्रंट एंड और बैक एंड कर लिया है, अगर किसी ने फ्रंट एंड कर लिया तो उसको बैक एंड करना है, ठीक है, समझे। अगर किसी ने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर लिया है तो उसको
थोड़ा सा क्लाउड थोड़ा सा पता होना चाहिए, और उसको एआई का पता होना चाहिए, ठीक है। एआई में मेनली अगर आपने डेवलपमेंट कर लिया है तो आपको जेनरेटिव एआई में आपको ट्राई करना चाहिए। जेनरेटिव एआई की काफ़ी डिमांड हो रही है, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और मैं भी अगर ट्राई करूँगा, अगर पहले ये वाला मशीन लर्निंग का मेरा कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद जेन एआई का मैं भी फरवरी में मैं कोर्स लेके आऊँगा, जेन एआई का भी। उसमें पूरा वो फोकस्ड होगा जेन एआई के ऊपर, ठीक है। तो डिटेल में पूरा उसको ईजी करके समझाएंगे, पूरा जिस तरह की जो रिएक्ट है या फ्रंट एंड आप इजीली समझ सकते हो, उसी तरह जेन एआई को या उस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे वो चीज़ एक अलग है, वो फ्यूचर में कोर्स आएगा तो बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आप अगर आपने फ्रंट एंड कर लिया है तो आपको बैक एंड करना है, वही सेम फंडा है, और आपको फुल स्टैक बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि आजकल जो कंपनी हायर कर रही है ना, हर कंपनी को चाहिए कम सैलरी में ज़्यादा काम, उनको चाहिए ऐसा बंदा जो ऑलराउंडर हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट की अभी रिक्वायरमेंट हो रही है कम मार्केट में चाहिए ऑलराउंडर बंदा, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा अगर हमने किसी एआई टूल इनको दे दिया, कर्सर दे दिया या कोपायलट दे दिया, कुछ भी एआई टूल दे दिया, तो वो काम को कर लेंगे पूरा, अगर उनको ओवरऑल पता है चीज़ों का, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ें इस तरह यूज होती हैं, बट आपको डीप में नहीं पता है कि आपको कोड लिखना है या उस तरह की चीज़ नहीं भी पता है, तो कोड लिखने में आपकी हेल्प जो टूल्स है वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ओवरऑल एक पूरा गेम समझ में आना चाहिए, एंड टू एंड आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए किस तरह हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आप एआई उसमें फ्रंट एंड में घुस गए, आपने फ्रंट एंड पे रिसर्च कर दी पूरी, उसी पे टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। कंपनी को उस तरह के बंदे नहीं चाहिए आज के टाइम में। कंपनी बोलती है कि भाई तुम ठीक है, तुमने एक लेवल का फ्रंट एंड कर लिया है, इसको ऑप्टिमाइज हम अपने टूल से कर लेंगे, जो एआई टूल होगा वो अच्छा और कोड भी दे देगा तुम्हें। अब तुम आ जाओ बैक एंड पे, तुम बैक एंड भी सीखो, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड के उनको बैक एंड भी सीखना है, जो बैक एंड वाले हैं उनको थोड़ा सा क्लाउड का भी पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको करना है एआई, ठीक है। एआई में भी मल्टीपल फील्ड्स होती है। जेन एआई जो मैंने बताया वेब डेवलपमेंट के लिए जेन एआई बहुत अच्छा है, और आप उसको सीख सकते हो कि कैसे उसको यूज करेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, या फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह यूज करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह उनको यूज करेंगे, वो पूरा आप सीख सकते हो। तो जेन एआई वगैरह आप सीखना जरूरी है मेरे हिसाब से, फ्यूचर में सबको ही सीखना पड़ेगा जेन एआई, एक लेवल पे आपको सबको आना चाहिए, ठीक है। जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग अब प्रॉब्लम ये है कि जब कंपनीज देखो अब बात आती है कि सर जेन एआई करें या फिर मशीन लर्निंग करें, क्या करें, इतने सारी चीजें। कंपनीज की प्रॉब्लम ये है कि वो एक ओपनिंग निकालती है ना, उनको सब कुछ चाहिए उसमें आज के टाइम में। तो अब जब वो जेन एआई मांगती है ना, तो वो एक्सपेक्ट करती है यार इसको ना मशीन लर्निंग का भी पता होगा। क्योंकि जब जेन एआई आप करते हो ना, तो आपको जो ये सारे जो एआई के डोमेन्स है ना, ये छोटे छोटे यूज केसेस के लिए बनी होती है। मतलब एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए एक टेक्नोलॉजी काम आएगी, दूसरे यूज केस के लिए दूसरी काम आएगी। तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है जिसको जेन एआई भी आ रहा होगा ना, उसको मशीन लर्निंग भी आती होगी। तो अगर आप जेन एआई की जॉब्स अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे वो मशीन लर्निंग भी लिख देंगे, वहां पे वो एनएलपी भी लिख देंगे, वहां पे वो डीप लर्निंग भी लिख देंगे। इस तरह ये चीजें सीक्वेंस में चलती है। लेकिन आप अगर वेब डेवलपर हो तो आप स्टार्टिंग में जेन एआई कर लो या मशीन लर्निंग करो, दोनों बहुत काम आती है। क्योंकि मशीन लर्निंग में भी जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, या फिर कुछ प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है, या फिर कुछ फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाना है, तो वो चीजें भी आप अपने ऐप के अंदर ही इंस्टॉल मतलब इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग भी आप कर सकते हो बीइंग ए वेब डेवलपर, ठीक है। अभी जो डिटेल में जब हम बात करेंगे एआई से रिलेटेड चीज़ों की, एआई से रिलेटेड डोमेन्स की, उसके बारे में एक अलग वीडियो आएगा। एआई में आपको किस तरह सीखना चाहिए और क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप आप एआई में कैसे अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो, ठीक है, वो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप बताना, अगर बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सिर्फ रोड मैप नहीं होगा कि इसी तरह ये चीज़ कर लो, पर एक प्रॉपर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ उसमें बताऊंगा मैं। एक डिटेल एआई की वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि 2026 में आपको इधर उधर फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। जो इवन जो फुल स्टैक वाले बच्चे हैं या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा पाइथन सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाइथन आपको एआई में हेल्प करेगी, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर आपको और कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर मशीन लर्निंग सीखनी है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही स्पीड से हम कोर्स कर रहे हैं, अभी 1.5 मंथ में इसको कंप्लीट भी कर देंगे, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उस कोर्स में ही। तो 2 प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, कोर्स में सीखना है, मेरे से मशीन लर्निंग सीखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।